हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स का जब फर्स्ट पेपर पर जाएंगे, ताकि हमारे पेपर में ये लिटरेचर के सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। लिटरेचर का जो पार्ट होता है वो सेक्शन डी के अंतर्गत आता है, और इसका हमारे जो 100 मार्क का पेपर होता है उसमें लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और उसमें भी पोयम का जो सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया का पार्ट होता है, जो उसके लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है हमारे यूपी बोर्ड सिलेबस के अनुसार। उसमें क्वेश्चन आता है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स एज गिवन बिलो। इसके बाद 3 से 4 पोएम्स के नीचे नाम ABC करके दिए होते हैं। उसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया, एप्रिसिएशन, समरी, जो भी बोले, थीम, उधर मोस्टली लिख कर आता है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया लिखना होता है अबाउट 40 वर्ड्स में, और इसके अलावा उसको हमें और अच्छे तरीके से लिखना है। कंप्लीट नंबर अगर हमें प्राप्त करने, अच्छे नंबर गेट करने हैं, तो हम उसको इस तरीके से विथ हाईलाइट लिखते हैं, अच्छी हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं, अच्छे ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारी नोटबुक में लिखा हुआ हो, हमारी परीक्षा एग्जाम नोटबुक में लिखा हो, वो हमें जो कॉपी चेक करने वाला टीचर हो उसको थोड़ा अलग दिखाई दे, विथ कमेंट्स, विथ हाईलाइट्स के साथ। तो 3 में हमें 3 भी या 2.5-3 नंबर और 3 के 3 भी नंबर मिलने की संभावना रहती है। और हमने इसे सीधा साधा लिख दिया। वही है, घर में दाल अगर बनाई जाती है, नमक और मिर्च डालकर सादी सादी दाल तैयार कर दी जाए, और सभी लोग 10 लोगों से कहा जाए दाल बनाने के लिए, वही नमक मिर्च डाल के दाल तैयार कर दी पानी वाली, और उसमें से कोई 10 में से कोई 9 लोग एक सी बनाए, और 10वां व्यक्ति उसमें थोड़ा तड़का वड़का लगा के अलग व्यवस्था करके उसको दाल को तैयार करे, और सबको खाने के लिए कहा जाए किसी व्यक्ति को। तो जिसका स्वाद अच्छा होगा उसी को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसी की प्रशंसा की जाएगी, उसी के नंबर। उसी तरीके से एग्जाम में भी जिस स्टूडेंट ने कुछ अलग लिखा होगा, अच्छी हेडिंग्स का प्रयोग किया होगा, थोड़ा अलग प्रकार से, कॉमनली जो स्टूडेंट्स होते हैं सेंट्रल आइडिया डाल के, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया वही 40 वर्ड भी पूरे नहीं करते और लिख कर छोड़ देते। लेकिन उसके नीचे अलग से इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक हेडिंग हम हाईलाइट्स की या कमेंट्स की डाल के, जो जैसा कम से कम 3 से 5 या 10, जैसा तो मैं समझ में आया, मिनिमम 3 या 5, नीचे अगर कमेंट्स हम नंबर वाइज डाल के कमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो हमें अन्य स्टूडेंट से थोड़ा यूनिक बनाता है, और इसी से हमारे नंबर भी डिफरेंट आते हैं। तो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो लिटरेचर सेक्शन डी लिटरेचर का पोएम का सेंट्रल आइडिया है, जो इंटरमीडिएट लिटरेचर पार्ट में सबसे पहली पोएम दी गई है। पोएम का नाम है माई मदर एट 66, कंपोज बाई इंडियन राइटर कमला दास, जो इंडिया की रहने वाली थी। इन्हें कमला सुरैया भी कहा जाता है। ये केरला की रहने वाली थी और वेल नोन राइटर थी, इंडियन राइटर थी, और एक शायद हाई परिवार से, हाई कास्ट से बिलोंग करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया किसी कारणवश। उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स, लेटर लिखे, और इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब इन्हें अपनी गिल्टी, अपने
कमी महसूस हुई, अपनी गलती का अनुभव हुआ कि नहीं हमने जो किया गलत किया। कहने का मतलब है कि हमें ईश्वर ने जिस राह में चाहिए और जिस कास्ट में जिस देश में भेजा है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। अगर हम दूसरे के पिताजी को अपना पिताजी कह रहे हैं तो ऐसा कहने से कुछ भी नहीं चल सकता। और इन्होंने अपना रिलीजन तो चेंज कर लिया, लेकिन इन्हें लगता था कि इधर हमें कष्ट है, लेकिन जब उस रिलीजन में पहुंची तो इन्हें और उससे ज़्यादा कष्ट मिला, घोर कष्ट मिला। तो इन्होंने वापस हिंदू धर्म में आने का प्रयास किया, लेकिन इनके ही बेटे ने मना कर दिया कि माता जी अब बार बार जहाँ हो वहीं बनी रहो, हमारी भी थोड़ी इज्जत रखो। अंतोगत्ता ये पछताते हुए जीवन के अंतिम दिनों में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हम उनके धर्म या कर्म को लेकर यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना बुरा हो उसमें अच्छाई जरूर होती है, और कोई कितना व्यक्ति अच्छा हो उसमें बुराई जरूर होती है। तो हम यहाँ कमला दास की अच्छाई पढ़ रहे हैं एक पोइटेस के रूप में। उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी है, उसमें इंटरमीडिएट सिलेबस की पोएम सेक्शन का, लिटरेचर सेक्शन का जो पहली पोएम है, पोएम का नाम है माई मदर एट 66, कंपोज बाय फेमस वेल नोन इंडियन राइटर कमला दास। अब कविता की थीम जो है वो एजिंग पर आधारित है। कमला दास अपनी मदर से मिलने के लिए अपने गांव में, केरला की गांव में पहुंची हुई है, लेकिन माँ की उम्र उनके ज़्यादा हो चुकी है तो और उनका चेहरा एकदम डेडली लग रहा है, एलोइस हो गया, चेहरा पीला पड़ गया है और ऐसा लग रहा है मुंह खुला हुआ है। कार में बैठकर कोचीन हवाई अड्डे की तरफ वो जा रही है तो उनकी नज़र अपने माँ के चेहरे पर पड़ती है जो एकदम लाइफलेस सा हो गया, एलोइस हो गया। ऐसा लगता है कि एक मृत शरीर जिस तरह होता है ऐसा देख रहे हो। तो अपने माँ के इस तरीके से हाव भाव देखकर कमला दास को चिंता होती है कि लगता है कि वापस हम जब आएंगे कोचीन से दोबारा तो हमारी माँ हमें शायद ना मिले। और ये सोचकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि अपनों से बिछड़ने का कष्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम कमला दास की नज़र गाड़ी से बाहर जाती है। गाड़ी के किनारे, रोड के किनारे से स्कूल की छुट्टी होती, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे घूमते हुए नजर आते हैं। तो कमला दास को इस प्रकृति की, इस नेचर की सत्यता का पता चलता है और अपने मन ही मन वो कहीं ना कहीं महसूस करती है दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन इस संसार का, इस प्रकृति का नियम है। यदि कोई चीज, पुरानी चीज अगर वो जाएगी नहीं तो नई चीज कहाँ से आएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई बदलाव नहीं होगा जीवन में तो जीवन का मजा आने वाला नहीं है। इस तरीके से उनको तब शांति मिली कि हमारी माँ अगर जा रही हैं तो ये नए बच्चों का भी जन्म हो रहा है। और इस तरीके से वो एयरपोर्ट उतरती है और लास्ट टाइम आफ्टर चेकिंग वो फिर वापस मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती कुछ नहीं है, केवल देखती रहती, मुस्कुराती रहती, क्योंकि वो जानती है कि ओल्डर सिस्टम जब चेंज होगा तभी नया सिस्टम आएगा। और इसके साथ वो गुड बाय कहकर अपनी यात्रा पर चली जाती है और उनका जो अज्ञान होता है वो दूर हो जाता है। तो सेंट्रल आइडिया, लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास in a very easy and simple way। लिखा है this lyrical and idiomatic poem composed by famous Indian writer कमला दास। यह संगीतमयी और मुहावरेदार कविता प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा रचित है एंड हर रचित है। दिस पोएम brings out the complexity of human relation between an aged mother and her daughter। ये कविता एक वृद्ध माँ और उसकी बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है,
उसको मार्मिक ढंग से दर्शाती है। तीसरी लाइन में लिखा है ह्यूमन रिलेशन बिटवीन एन एज मदर and her daughter. In this poem, the poetess goes to visit her mother. इस कविता में जो कवित्री है वो एक्सप्रेस करना चाहती है कि वो अपनी माता जी से मिलने घर पर गई होती है और वहां से दोबारा जब अपनी यात्रा पर जा रही होती है तो अपनी माँ को भी साथ बाई कार लेकर आती है हवाई अड्डे की तरफ, और गाड़ी में ही मदर whose enormous and faded face made her anxious that her mother is getting old now. लेकिन गाड़ी के अंदर बैठी अपनी माँ का जब वो चेहरा देखती है तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उसकी माँ, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, और मुंह जो है माउथ वो खुला हुआ है, चेहरा येलोइश पड़ गया है, पीला पड़ गया है, उनकी आंखें एकदम धुंधली सी हो गई है। उनको देखकर कमला दास को कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि शायद हम दोबारा लौट कर आए तो हमारी माँ हमें मिलने को ना रहे, इसलिए वो चिंता में पड़ जाती है। दैट हर मदर गेटिंग ओल्ड नाउ, सो द पोएटेस बिकम्स अपसेट, इसलिए कवित्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। बट द विजन ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन एंड न्यू ट्रीज मेक्स हर काम एंड कूल एज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन फिर कमला दास अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही अपना चेहरा गाड़ी से बाहर की तरफ करती और देखती है कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई होती है, छोटे छोटे बच्चे हंसते उछलते कूदते घर की तरफ जा रहे होते हैं, और पेड़ गाड़ी चलने से पेड़ राउंड एंड राउंड घूमते नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर कमला दास को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अगर पुरानी चीजें जब जाएंगी, चेंजमेंट इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब पुरानी चीजें हटेगी तभी नई चीजें आएंगी। उन हंसते खेलते बच्चों को देखकर उनका इग्नोरेंस, उनका ज्ञान दूर हो जाता है और उन्हें ज्ञान हो जाता है कि एक जब कोई चीज पुरानी हटेगी तभी नई आएगी, और इसी को परिवर्तन कहते हैं। इसलिए वो शांत हो जाती है और उनका मन बहुत ही अच्छा हो जाता है, एज ही नोज दैट चेंजमेंट इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि उन्हें आवाज हो जाता है कि इस परिवर्तन ही संसार का नियम है। और इस प्रकार से उनको एक माँ और मदर और डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसका दुख कम होता है। तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। अब इस पोयम को, आफ्टर रीडिंग दिस पोयम, हमें किन पॉइंट्स पर, किन बातों पर ज़्यादा हाईलाइट करना है, किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी, क्या इस पोयम की हमें भाषा अच्छी लगी कि नहीं लगी, इस पोयम की थीम क्या है, इस पोयम में कौन से पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह प्रयोग हुए हैं, उसको हम किनारे से एक हेडिंग डालेंगे, कमेंट्स डालकर या हाईलाइट्स डालकर हम उस पर प्रकाश डाल के इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाली कमेंट्स में पहला पॉइंट लिखा है इस कविता की जो हम खासियत, इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज, इसकी थीम और इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस यूज है आदि के बारे में एनालाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है दिस पोएम इज लिरिकल एंड आइडियोमेटिक बाय नेचर। ये कविता प्रकृति से ही कविता में, गीत में और मुहावरेदार है। नंबर 2, द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग एंड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज। ये कविता की जो विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई उम्र से है, एजिंग से है। नंबर 3, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इटर्नल एंड मीनिंगफुल। इस कविता की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो शाश्वत है, इटर्नल है और बहुत ही अर्थपूर्ण तथा सिंपल है। पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है दिस पोएम प्रेजेंट्स अ क्लोज रिलेशनशिप
between a mother and a daughter. ये कविता एक माँ और पुत्री के बीच में घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है कि एक माँ और बेटे के बीच में या एक माँ और बेटी के बीच में कितना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। इस कविता को पढ़ने के बाद इसकी थीम से हमें पता चलता है। पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है कमेंट्स के, इसमें जो पोएटिक डिवाइस हुए मोस्टली अदर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पोएटिक डिवाइस हुए हैं जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, सिमिली एंड मेटाफर पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड मोस्टली इन दिस पोएम। इस कविता में खास करके सिमिली अर्थात उपमा और मेटाफर यानी रूपक, एज लाइक सो लगा मिले वहाँ सिमिली होता है। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच a comparison is made between two different kinds of object and word of comparison as like so are used. As life is like a hell या life is like a dream, और मेटाफर में जाएंगे तो मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली। मेटाफर सिमिली का ही परिवर्तित रूप होता है, विरोधी रूप होता है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट या लाइफ इज ए ड्रीम, इस तरीके से एग्जाम्पल है। तो आज हमने लिटरेचर सेक्शन डी में लिटरेचर के अंतर्गत फर्स्ट पोयम जो फेमस इंडियन राइटर कमला दास के द्वारा कंपोज की गई माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया विद कमेंट्स के साथ विद हिंदी भावार्थ जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं उसके साथ डिटेल वाइज हमने पढ़ा। इसी तरीके से जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाना चाहते हैं, इसको नोट डाउन कर लें और लिखने का अभ्यास करते रहें। जितनी ही अच्छी तरीके से लिखोगे उतने ही अच्छे परीक्षा में अंक आएंगे। इसी तरीके से कल दूसरी क्लास में सेंट्रल आइडिया, दूसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसका अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए विद कमेंट के साथ और जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।